हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की तैयारी है हमारे चैनल पर, जो कि हिंदी साहित्य की बेहतर तरीके से चल रही है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ में आपको जो थ्योरी है, आपका जो सिलेबस है वो भी कवर किया जा रहा है, और आपकी पीवाई की क्वेश्चन जो आपके हैं उनको भी कवर किया जा रहा है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपकी मैराथन क्लासेस दी गई हैं उन मैराथन क्लासों को देख लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाई की क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ इसी में आपका है ना। वही एक रामबाण वीडियो है। तो आप लोगों जो मैराथन क्लासेस दी गई हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि अबलो नसानी अबना नसेहों किसकी काव्य पंक्तियां हैं। चलिए वन को ऑप्शन देना है कि जो अबलो नसानी अबना नसेहों किसकी काव्य पंक्तियां हैं। वन की अगर बात करते हैं तो देखिए, आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब आ भी चुके हैं। आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, ये आपके तुलसीदास के हैं, है ना। जो तुलसीदास हैं ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के आपके कवि हैं। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रज भाषा काव्य की वृहद त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, रामचरित उपाध्याय को शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो आपका ब्रज भाषा काव्य है इसमें बृहत त्रयी में आपका भारतेंदु है, रत्नाकर है, सत्यनारायण कवि रत्न है, लेकिन रामचरित उपाध्याय इसमें आपके नहीं है। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सजी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है। चलिए थ्री का ऑप्शन देना है कि भैया गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह जो रचा है वो किसने रचा है। थ्री की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा सर जो आपका बी हो जाएगा, ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि यहाँ पर याद रखना ये प्रयोगवादी कवि हैं। आपको हमने प्रयोगवाद पढ़ाया था, है ना। तो आपकी ये प्रयोगवादी कवि हैं, याद रखना है, प्रयोगवादी कवि हैं। और इनके काव्य संग्रहों में गीत फरोश जो कि इनका प्रथम काव्य संग्रह है ना। और ये जो आपका आया था गीत फरोश ये आपकी 1956 में, कब आया था सर जी, तो आपके 1956 में ये प्रथम काव्य संग्रह है। बाकी और भी है, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आ जाते, ये इनके कुछ काव्य संग्रह है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चार डग हमने भरा तो क्या किया, निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है। फोर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना ये आपके हरिऔध जी की है। किसके है, तो आपके हरिऔध जी के हैं, जो कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि आपके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो आपका हुआ था निजामाबाद में हुआ था, जो आपका आजमगढ़ आपका पड़ता है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ में यहाँ पर याद रखें जो आपका पड़ता है निजामाबाद, निजामाबाद, यहाँ पर इनका आपका जन्म हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके रचनाओं में जैसे रस कला से चौके चौपदे हो गया, चुभते चौपदे हो गया, परिप्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 5 नंबर में और कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है। देखो निबंध पूछा गया है, क्या पूछा गया सर जी, निबंध पूछा गया है। तो इनके निबंधों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर बात, है ना। क्या है, ये जो बात है ये इनका निबंध संग्रह है, याद रखना है। आपके प्रताप नारायण मिश्र की बात हो रही है, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही, जो आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर सर जी आपका है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे आपका बात दिया है ना। इनके और भी आपके जैसे बुढ़ापा है, भौं है, वैसे बात की जाए हमें लगता है दांत होना ज्यादा उचित है ना। यहाँ पर दांत होता है, याद रखना, दांत, बुढ़ापा, है ना, और भौं, ये इनके प्रमुख आपके निबंध है दोस्तों, याद रखना है। बात भी है, याद रखना, बात भी निबंध है ना, बात भी इनका निबंध है, दांत भी निबंध है, बुढ़ापा भी निबंध है, ये इनका निबंध संग्रह है, ठीक है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है
कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है, इनकी एक रचना थी पदावली, है ना। तो आप कहेंगे सर पदावली में मैथिली भाषा में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का अत्यंत मधुर वर्णन किया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना इनमें से कौन है। यहाँ पर 7 की बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम शीर्षक जो निबंध है इसके लेखक की रचना पूछा गया है। तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा बंजारा मन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंजारा मन जिसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, बंजारा मन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा सर जी, डी नंबर इसको हो जाएगा। कह रहा है निबंध के लेखक की रचना, एक रचना जो आपकी है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आपके हैं, याद रखना है कि भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी जो आपका आंसर है 8 नंबर का वो ऑप्शन सी हो जाएगा सर, तुलसीदास का है। किसका है, तो ये जो आपका दिया गया है वो आपकी तुलसीदास, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए 9 का ऑप्शन देना है और 9 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर है, जो विश्व मिथ कास्ट रिश्त सागर, यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर डी हो जाएगा, विश्व मिथक सरित सागर कहा जाता है ना। अगर अलग अलग तोड़े तो होता है विश्व मिथक सरित सागर कहा जाता है, जो कि आलोचनात्मक कृति 2017 के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को, जो कि आपका बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है लघु मानव, और लघु मानव जो आपकी धारणा है ये नई कविता से ली गई है, नई कविता हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नई कविता से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है क्लास तो आप लोग नई कविता आप लोग यूट्यूब में भी दे सकते हैं, है ना। और आप लोग ऐप में जुड़े होंगे तो ऐप में भी आप लोग दे सकते हैं। अगर ऐप में अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आप लोग ऐप में जुड़ सकते हैं। हमारे नोट्स वो नोट्स हैं जिनको आप लोग कम समय में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस हिसाब से आपके नोट्स भी आपको बनाए गए हैं कि आपको ढेर सारा नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है उतना ही आपको पढ़ना है ना। हालांकि हिंदी साहित्य तो बहुत होता है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको यकीनन है कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलेंगे। ये हमारी थ्योरी की क्लास है और जो चीज पूछा जाना है ना, वही हमने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है कि सिद्धों की संख्या 84 है, रासो ग्रंथ ब्रजभाषा में है। यानी जितना हमने हाईलाइट किया है ना, इतना आप थ्योरी के माध्यम पढ़ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिया है ना। आप लोग क्लास नोट्स में जाएंगे तो क्लास नोट्स में अगर आप जाते हैं एलटी ग्रेड क्लास नोट्स, यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके छायावाद, भारतीय युग, है ना, साथ में जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस है पीवाईक्यू और थ्योरी के साथ कवर किया गया है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना, हिंदी गद्य साहित्य, इसके बाद निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, और इसके बाद जो आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर हमारी संडे की क्लासेस जो आपकी होती हैं, जीएस की क्लासेस होती हैं, है ना। ये सब चीजें हमने उनकी जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप में अवेलेबल है, मात्र 99 रुपए में है, पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी होगी, है ना। तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं और बचे हुए दिनों में अभी भी आप लोगों के पास मौका है, क्योंकि हमारा कोर्स पीडीएफ फॉर्मेट में है। वीडियो लेक्चर में तो आपका है नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसमें आपको प्रिंट आउट भी आपको सुविधा दे दी गई है और साथ में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी हुई होगी, है ना। तो लगभग आपके देखा जाए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए 15 से 20 पीडीएफ है। अगर आप चाहोगे तो आप पर 4-5 दिन में भी पढ़ सकते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा। और इनमें पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है, थ्योरी भी आपकी है, टेस्ट सीरीज भी आपको दी गई है। ठीक है ना। तो यहाँ से जुड़कर अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा भाई। ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा सर लघु मानव की जो धारणा है सर जी किसकी प्रवृत्ति विशेषता है, आप कहेंगे सर नई कविता की है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह कथन किसने कहा है? तो सर जी ये कथन आपके हजाइब साहब द्विवेदी ने कहा है, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। कहते हैं हजाइब साहब द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो इसका जो आंसर आपका है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कमलेश्वर। क्या हो जाएगा सर? कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। जैसे कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मास का दरिया, है ना, आजादी मुबारक, ये इनके महत्वपूर्ण आपकी कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक इनमें से कौन है? जायसी नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक आपके हैं विजय देव नारायण शाही। कौन है? विजय देव नारायण शाही, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर से जी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये तीसरे सप्तक में प्रयोगवादी कवि हैं, यानी प्रयोगवादी आपने पढ़ा है प्रयोगवाद, तो उसमें जो तीसरा सप्तक है वहां पर ये आपके हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखो यहाँ पर आपको कई मॉडल पेपर बताया भी था कि जो वागर्थ पत्रिका है ना, ये जो आपकी प्रकाशित होती है ये कहाँ से होती है? तो आप कहेंगे सर ये कलकत्ता से होती है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए हो जाएगा, कलकत्ता से। और एक पत्रिका आप थी भाषा पत्रिका, है ना, एक आपकी पत्रिका थी जिसको भाषा में बताया था भाषा पत्रिका, वो आपकी नई दिल्ली से होती थी। ठीक है, वो आपके नई दिल्ली से होती थी, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? यानी द्वैतवाद में देखा जाए तो आप कहेंगे सर माधवाचार्य हो जाएगा, यानी आपका 15 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। द्वैतवाद जो आपके माधवाचार्य होते हैं, वहीं पर देखा जाए निम्बकाचार्य द्वैतवाद होते हैं, वहीं पर जो रामानुजाचार्य हैं ये आपके विशिष्ट द्वैतवाद होते हैं। और अद्वैतवाद में आपके आते हैं कौन? तो अद्वैतवाद में शंकराचार्य आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी 16 नंबर में कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? अभी आपको आसान क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, हमने कहा भी है कि स्टार्टिंग में आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होते हैं, तो हिंदी साहित्य ही आपका मेन है, बाकी ग्रामर पोर्शन तो बिल्कुल हलवा होगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर दिया और 16 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सर जी साल भद्र सूरी हैं, यानी पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता हैं वो आपके साल भद्र सूरी हो जाएंगे, यानी जिसको ऑप्शन आ गया है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट आपका और बनता है ना, एक पॉइंट आपको बनता है कि जो अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति है भरतेश्वर बाहुबली, है ना, ये रास कैसे इन्होंने किया था, तो इसका जो आपका आंसर दिया है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो सर जी ये जो आपका दिया गया वो ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो सर जी जब वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, ये जयशंकर प्रसाद की एक कृति है ध्रुव स्वामिनी, है ना, उस नाटक का प्रथम अंक आपका है। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। और इस नाटक के पात्रों की बात करते हैं, है ना, आपको नाटक में हमने बता दिया है, नाटक वाले में देखिएगा हमने पात्र भी बता दिया है कि इसके जो प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, है ना, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, है ना, मिरहर देव, सकराज, जी इसमें आपके आते हैं पात्र में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवि है जो अनेकवाद से जुड़ा हुआ है? सॉरी, नकेनवाद से जुड़ा है। नकेनवाद हमने आपको पढ़ाया है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, जब आपको पढ़ाया गया था प्रयोगवाद और नई कविता, तो उसी के लास्ट में हमने आपको नकेनवाद आपको पढ़ाया था। तो नकेनवाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 18 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं केसरी कुमार। कौन है सर जी? यहाँ पर देखा जाए तो आपके नकेनवाद, है ना, जो आपका दिया गया है ये प्रयोगवाद की एक छोटी सी शाखा मात्र बनकर रह गई थी। ये नकेनवाद जो आपके हैं एक बिहार में प्रचलित हुआ था। ठीक है, नकेन जो आपका है बिहार में प्रचलित हुआ था। नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश, है ना, इन तीनों के प्रथम अक्षर से मिलाकर बनाया गया था। यानी नकेनवादी 3 कवियों में आता है, यानी नकेनवादी जो आपका है वो 3 कवियों के नाम है, 3 कवियों के नाम है, आपको अब याद आ गया होगा 3 कवियों के नाम।
यानी उनके प्रारंभ के जो अक्षर होते हैं, नलिन विलोचन, शर्मा जो केसरी कुमार है और नरेश, है ना, इन तीनों के नामों को एक प्रथम अक्षर को मिलाकर बनाया गया है ना, जो प्रयोगवाद और प्रगतिशीलता में ये आपको दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है केसरी जो आपकी कुमार है, यानी नकिनवाद से जुड़ा है केसरी कुमार, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा केसरी कुमार, है ना। नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताना है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो 19 की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे, इनका जो आपका उपनाम है वो आपका क्या है सर, अज्ञे है, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। ये काव्य पंक्ति जो आपकी है वो किस कवि की। चलिए सर बताना है। 20 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 20 का जो ऑप्शन आएगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो सर जी 20 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त का हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी एक काव्य पंक्तियां हैं वो आपकी किसकी हैं, तो आपकी मैथिली शरणगुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट भी लग रहा है, अभी आंसर मत लगाइएगा। यहाँ पर आपसे जो दिया गया है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो गया प्रसाद स्नेही है ना, जो आपके गया प्रसाद स्नेही हैं, शायद आपका गया प्रसाद स्नेही इसका आंसर आपका बनना चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे, आपसे कह रहा है वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश, हाँ इसका जो आपका स्वदेश दिया है यानी आपका सर ये गया प्रसाद स्नेही का है, याद रखना है यहाँ पर ये गया प्रसाद स्नेही आपको आंसर देना है। और जिसका भी जवाब यहाँ पर आ रहा था, है ना, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर देना है क्या सर जी, तो आप कहेंगे सर गया प्रसाद स्नेही आपको देना है। ठीक है ना, चलिए यानी कि जो पंक्तियां वो देशभक्ति की भावना को आपको दर्शाती हैं। ठीक है ना, और कई बार गलत तरीके से मैथिली शरणगुप्त के नाम को भी साझा किया गया। हमने कहा है कि जब इनका नाम नहीं होता है तब मैथिली शरणगुप्त होता है। एक दो बार ये पीवाईक्यू की क्वेश्चन में पूछा गया होगा, तो इसमें क्या होता है कि गया प्रसाद स्नेही नहीं दिए गए होंगे, है ना। तो जब क्या होता है, जब क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है इसी में आपको ऐड कर दिया हो, इस हिसाब से कई बुकों में आपको यहाँ पर ऐसा भी आपको देखने को मिला होगा। ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है। हमने कहा बिहारी सतसई का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, सतसई से रिलेटेड बिहारी हैं, लेकिन हमने कहा कि केवल सतसई से बिहारी नहीं है, और भी लोग आपके हैं। यहाँ पर बिहारी सतसई तो बिहारी का है, लेकिन सतसई की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखा जाए तो आपके यहाँ पर देखिए सतसईकार आपकी जो वियोगी हरि है, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो वीर सतसई, है ना, इनकी महत्वपूर्ण कृति रही है और इस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला गया था। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। चलिए भाई समझ दिया है, तो आप कहेंगे सर ये आपके माखन लाल चतुर्वेदी हैं, है ना, माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय उपनाम से जाना जाता है, यानी इनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से भरपूर आपकी हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित आपकी हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सर 23 नंबर दिया हो, 23 की अगर बात कर लेते हैं तो सर ये आपके हैं गिरिजा कुमार किशोर हैं। कौन है सर, गिरिजा किशोर कुमार, गिरिराज किशोर हैं। देखा जाए तो ये जो आपका इनका उपन्यास है, यानी जो आपका तीसरी सत्ता उपन्यास है, ये आपके 1982 में प्रकाशित हुआ था, 1982 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से सखी संप्रदाय है, आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, है ना। हमने बताया सखी संप्रदाय या सखी भाव संप्रदाय कहते हैं। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारी सभी क्लासें यूट्यूब में भी देखा है ना, तो भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, बाकी ऐप में तो आपको ये सब चीजें आसान से मिल गई होंगी। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार में से कौन है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक पूछा गया है। यानी सर 25 की बात करते हैं तो सर ये हो जाएगा मिश्र बंधु, है ना। क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पर जो आंसर आ गया है 25 नंबर में कि जो हिंदी नवरत्न है एक आलोचनात्मक कृति है
और इसके जो आलोचनात्मक यानी आलोचना है जो किया है वो किसने किया है, तो यहाँ पर मिश्र बंधु ने किया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हमने कहा था मिश्र बंधु में 3 लोग आपके आते हैं, है ना, कौन कौन आते हैं, तो हमने कहा था सर जी गणेश बिहारी, है ना, और क्या आया बताया था, श्याम बिहारी बताया था, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और आपके सुखदेव बिहारी, है ना, याद रखना है गणेश बिहारी, दूसरे आपके थे श्याम बिहारी और तीसरे आपके थे कौन, सुखदेव, है ना, सुखदेव बिहारी। ये 3 नाम आपके आते हैं मिश्र बंधु में, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। यहाँ पर देखा जाए कलम का सिपाही, है ना, ये आपकी जीवनी विधा है, यानी देखा जाए तो कलम की सिपाही जो आपकी है वो जीवनी है। अगर आपने जीवनी नहीं देखा है तो आप लोग जीवनी देख लीजिएगा, है ना, यानी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई है। और लिखा किसने है, तो कलम का सिपाही जो लिखा है वो अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है, तो आपके अमृत राय ने लिखा है। किसके जीवन पर लिखा है, तो आपके प्रेमचंद के जीवन पर लिखा है, ठीक है ना, प्रेमचंद के जीवन पर लिखा है, यानी अपने पिता के बारे में लिखा है। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है। चलिए सर 27 नंबर दिया है, कलाधर उपनाम से जो रचना करते थे सर जी याद रखना है ये जयशंकर प्रसाद आपके हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इनका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस निबंध का अंश है। तो सर जी 28 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा मानस की धर्म भूमि। क्या हो जाएगा सर, मानस की धर्म भूमि से ये आपका कथन लिया गया है, यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। बाकी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह की काफी लंबी लाइन होती है, विचार भी थी, काव्य में अभिव्यंजनवाद, चिंतामणि के 4 भाग इनके हुए हैं, है ना, रस मीमांसा भी इनका है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चिंतामणि की कितने भाग, 4 भाग है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है। भविष्यत कहा ये किसकी रचना है, तो सर ये रचना जो आपकी है वो धनपाल की है। किसकी है सर, ये जो रचना है वो धनपाल की है। यानी हमने कहा सर भविष्यत यानी कह सकते हैं भविष्यत कथा, ये धनपाल की है। ये धनपाल जो आपके हैं अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं, है ना, इसमें एक वणिक यानी बनिया की कथा आपको बताई गई है। तो ये धनपाल जो आपके हैं वो अपभ्रंश के कवि हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारत दुर्दशा के जो रचनाकार इनमें से कौन है। तो यहाँ पर याद रखिए भारत दुर्दशा आप कहेंगे सर यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। और 1875 में ये लघु नाटक है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये सजी क्या है, इनका लघु नाटक है। क्या है, लघु नाटक है, याद रखना लघु नाटक है, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1875 में ये आपका आया था, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रीतबद्ध कवि देव जो आपके हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके हैं रसवादी कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रसवादी कहलाते हैं। जो आपके बिहारी हैं वो रीत सिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन है। तो गीत गोविंद आपके हो जाएंगे जयदेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जयदेव हो जाएंगे, जो कि 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि हैं। राधा कृष्ण की प्रेम की लीलाओं का बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रण किया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। चलिए अभी हम आपकी स्पीड बढ़ा देंगे, परेशान मत होइएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर कि अष्टछाप में नाभादास जो यहाँ पर दिया गया है, अष्टछाप में जैसे सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज आपके आते हैं। सर इनमें से किसका नाम नहीं लिया है, तो आप कहेंगे सर गोविंद दास का नाम नहीं लिया है। गोविंद स्वामी जरूर आपका है लेकिन गोविंद दास नाम नहीं हो, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बीसल देवरासु के रचयिता इनमें से कौन है। सर जी 34 नंबर दिया है, बीसल देवरासु के रचयिता जो आपके वो नरपतिनाल है। कौन है सर जी, नरपतिनाल है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नरपतिनाल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम बताना है। यहाँ पर से देखा जाए कीर्ति पताका के जो रचनाकार आपके हैं विद्यापति, है ना। ये रचना इनकी जो आपकी है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी इनकी रचना है, प्रकाशित नहीं हुई है, तो कीर्ति पताका यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत इनमें से कौन सा है। सर जी 36 की बात करते हैं तो 36 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ज्योति पुंज हिमालय। ये आपके पीवाई की क्वेश्चन है, पूछा भी गया है।
याद रखना है विष्णु प्रभाकर लिखित जो यात्रा व्रत आपका है वो ज्योति पुंजी हिमालय आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर 36 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका आंसर सजी बी नंबर हो जाएगा, ज्योतिपुंज हिमालय बनेगा। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा व्रत आपकी है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका ये जो चंद्रगुप्त नाटक है ना, चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का पात्र है और कार्नेलिया जो आपका है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है और इसी नाटक में प्रसिद्ध कार्नेलिया का जो गीत है वो गाती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी जो कार्नेलिया है वो सिकंदर के जो सेनापति थी सेल्यूकस उसकी पुत्री है। आइएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है जो रीतकालीन नहीं है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है हिम हित रंगड़ी दिया गया है, रहे स्वाद है, जगत विनोद है, यहाँ पर दिया गया है हिम तरंगड़ी। देखो हित रंगड़ी दिया है और ये दिया है हिम तरंगी दिया है, तो याद रखना इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। यानी आप कहेंगे सर जो आपका हिम तरंगड़ी है रीत काल का नहीं है। याद रखना इसके माखन लाल चतुर्वेदी जो आपके हैं वो काव्य धारा में जो सांस्कृतिक काव्य धारा से जुड़े हैं, यानी आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रवासी के गीत के रचनाकार इनमें से कौन है। प्रवासी के गीत की जो रचनाकार आपके हैं सर जी इनमें से कौन है। नरेंद्र शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। प्रवासी के गीत की जो रचनाकार हैं वो आपके नरेंद्र शर्मा है और ये जो आपकी प्रवासी की गीत है ये जो प्रकाशित हुई थी है ना, ये कविता जो आपका है ये पहली बार प्रकाशित हुई थी 1939 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना ये जो ईस्वी लिखी जाती है वो प्रकाशित की लिखी जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। यानी कविता दिया गया है और आपसे रचनाकार पूछा है। हमने कहा सर जूही की गली, ये तो आपकी निराला की है, यहाँ पर आप कहेंगे सर निराला के साथ मिला लीजिएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। नौका विहार की बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत आपका हो जाएगा, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। नदी के द्वीप की बात करते हैं तो नदी के द्वीप जो आपका है वो सजी आपकी अज्ञे जी का है और इसके बाद पुष्प की अभिलाषा जो आपकी है वो माखन लाल चतुर्वेदी की है। यहाँ पर आपका फर्स्ट बनेगा, यहाँ पर सेकंड बनेगा, 4 3 1 2 इसका बनेगा 4 3 1 2 शायद फर्स्ट नंबर इसका राइट हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकारी में से कौन है। तो अर्धनारीश्वर यानी निबंध आपको पढ़ाया जा चुका है, हर एक टॉपिक हमने पढ़ा दिया है ना, हर एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। बस आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वीडियो देखेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा, पीडीएफ से पढ़ेंगे आसान होगा कम समय में। तो अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो ऐप में जुड़ सकते हैं, वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, क्रम से आपको मिल जाएंगे। तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के जो रचनाकार आपके सजी 41 नंबर में आपकी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। यानी सजी आपका जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यानी देखा जाए तो ये इनकी वैचारिक निबंध संग्रह है। बाकी इनकी और भी निबंध है जैसे मिट्टी की ओर, रेती के फूल, उजली आग, है ना, ये आपके हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटक और नाटककार के दृश्य एक युग्म का सूत्र दिया गया है। तो सजी 42 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो चारुमित्रा दिया है, राम कुमार वर्मा है, एक घूंट आपका देखिए जयशंकर प्रसाद है, टूटते परिवेश आपके विष्णु प्रभाकर के हैं, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा दिया है, गलत है। क्योंकि आषाढ़ का एक दिन सजी आपका कहेंगे ये नाटक है ना, क्या है, मोहन राकेश का नाटक है, याद रखना है। ये जो आपका है मोहन राकेश का है, याद रखना मोहन राकेश हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सजी कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का जो विकास है वो सजी सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है ना, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्योंकि मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर सूरसेन में बोली जाने वाली एक अपभ्रंश भाषा रही है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ब्रज बुली का जो संबंध वाकई किससे है। थोड़े से अब आपके आसान आएंगे क्योंकि बीच में अब आपको यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा आसान मिलते हैं। ब्रजबुल की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी बंगाल से, यानी जो आपकी बंगाली भाषा है, और असमिया भाषी अगर यहाँ से देखा जाए तो आपकी असमिया जो आपकी होती है असमिया, ये भी इसी में आपकी आ जाती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से आपकी कौन है। तो जब पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये ब्रज भाषा है। क्वेश्चन देखो दिया गया है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो सर जी कौरवी भाषा का उदय जो आपका हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो आपकी है सर जी आपकी किसकी है, तो आपकी पूर्वी हिंदी की है। इसमें 3 आपकी बोलियां होती हैं
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती हैं, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए अवधी, इसके बाद आपका बघेली, है ना, इसके बाद आपकी क्या होती है, छत्तीसगढ़ी होती है, छत्तीसगढ़ी। आपने अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ना, तो आप लोग हमारे ऐप में पढ़ सकते हैं जाकर। वहां पर हमने लगभग 4 से 5 पीडीएफ के लॉक ओपन कर दिया है ना। आप लोग हिंदी साहित्य वाले कोर्स में जाएंगे, वहां पर आपको 3 से 4 पीडीएफ है जिसमें लॉक नहीं लगा हुआ है। और वो 4 पीडीएफ को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 15 से 20 नंबर आपको क्लियर होंगे, क्योंकि वहां पर भारतीय युग से 5, 6, 9 क्वेश्चन तो आपको बनना है। छायावाद से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको बनना है। और ये जो आपका जो दिया गया है भाषा वाले से, इससे भी 4-5 क्वेश्चन आपको बनना है ना। और इसके बाद हिंदी साहित्य की जो पार्ट 1 है वो उसका भी आपको नोट्स पूरा कह सकते हैं, तो उनको जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग जाए तो आपको लगे नहीं 99 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य की आपको कंप्लीट नोट्स विद हाईलाइट की दी जा रही है। आपको रचनाएं हो गई, टेस्ट सीरीज आपकी हो गई, क्लास नोट्स हो गए, पीवाईक्यू हो गए, 2000 क्वेश्चन हो गए, और पूरे 1 साल के लिए आपका ये वैलिडिटी होगी। तो जब आप पढ़ेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग 99 रुपए लगाकर अपना पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है हमसे कहे किस बोली को सजी काशिका कहा जाता है। तो सजी काशिका जो कहते हैं वो वाराणसी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाराणसी क्षेत्र की आपकी है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो आपकी है वो आपकी बिहार की है। कहाँ की है सर जी? जो आपकी अंगिका है बिहार राज्य की बोली है, यानी नेपाल की जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। अंग जो आपका जनपद था, है ना, उसी के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा था, ठीक है। बाकी मैथिली और जो मगही है वो भी बोली जाती है। क्वेश्चन देखो दिया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो आप कहेंगे सर ये आपकी राजभाषा दिया था। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत आपका राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा जो आपकी आती है वो सर जी आपकी आती है धारा 343 के फर्स्ट में आती है। सर जी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो आपके सर इसका प्रयोग हुआ था राजस्थान में हुआ था, और यह गुजरात में हुआ था। भाई कहाँ हुआ था? कह रहे देवनागरी का जो कह सकते हैं गुजरात में, यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात में जुड़ा है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है किस राज्य में हुआ था? चलो यहाँ पर देखा है, इसको पहले हम यहाँ पर कट कर देते हैं। ये जो आपका दिया गया है गुजरात में होगा ना, जयभट्ट वाला होगा। गुजरात में जयभट्ट का जो शिलालेख है ना, गुजरात में जो आपका जयभट्ट का शिलालेख है ना, जयभट्ट का जो शिलालेख है, जयभट्ट का शिलालेख में आपका किया गया था। याद रखना, आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राम ध्यान मंजरी के रचयिता इनमें से कौन है? राम ध्यान मंजरी आपसे पूछा गया है, राम ध्यान मंजरी आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 53 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। ये स्वामी अग्रदास हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? स्वामी अग्रदास हो जाएंगे, जो कि रामानंद संप्रदाय से एक वैष्णवाचार्य आपके रहे हैं। तो सर जी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है नरेश त्रिपाठी का नहीं? चलिए बताइएगा कि कौन सा खंड काव्य है जो नरेश त्रिपाठी का नहीं है। सर जी 54 की बात करते हैं तो देखो मिलन भी है ना, स्वप्न भी है और पथिक भी है, लेकिन नहुस नहीं है ना। यहाँ पर जो नहुस है इनका नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपके मैथिली शरण गुप्त का है ना। क्या है सर जी? यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो आपके हैं, मैथिली शरण गुप्त का है, याद रखना है। एक आपको मैंने बताया था कि इसमें ये आपका लिखा है, एक नहुस इस प्रकार से भी होता है। दोनों ही राइटर में अंतर आपका आता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ने जो यहाँ पर रचा है वो आपका है 100 अजान एक सुजान, है ना। 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, है ना, और रहस्य कथा, इन तीनों उपन्यासों को इन्होंने लिखा है ना। और जो नूतन ब्रह्मचारी है यानी इनका जो पहला उपन्यास है, अगर आपसे लिखा जाए कि इनका सजीव पहला उपन्यास का नाम बताइएगा, तो इनका जो पहला उपन्यास वो आपका कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, है ना। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी हो जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके अपनी खबर के लिए सभी लोग क्या होते हैं? बेचैन रहते हैं। हमने कहा पांडे बेचैन, शर्मा उग्र होगा। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द आपका नहीं है? तो अतुल का मतलब होता है सर जी अनोखा होता है, अनुपम होता है ना, अपूर्व होता है, लेकिन अनल नहीं होता है।
क्योंकि अनल जो आपका होता है वो सर जी आग होता है। क्या होता है? आग होता है, आग बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन शब्द आपका अनेकार्थक है, यानी जिसके अनेक अर्थ आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो साहस दिया है, पुस्तक है, बालक है, आप कहेंगे सर अंबर है। अंबर के कई अर्थ आपके निकल सकते हैं, है ना, अंबर के कई अर्थ हो जाते हैं। अंबर का मतलब आपका वस्त्र भी हो जाता है ना, अंबर का मतलब वस्त्र भी हो जाता है। और इसके बाद आकाश भी होता है सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो मेघ भी आपका हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आकाश भी आपका हो जाता है, ढेर सारे आपके नाम बन जाते हैं, आकाश हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कालीन, किलंकत में काव्य पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके क वर्णों की आवृत्ति आपको बार बार की गई है, यानी देखा जाए तो ये अनुप्रास अलंकार इसमें से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये भी तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मां वर्ण की आवृत्ति हुई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी जो आपकी अनधिकार होता है, देखिए पहले ही ऑप्शन सही है, अनधिकार बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखो अनाधिकार नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है। ये सर जी जो कथन है वो आपकी नाभादास का है, याद रखना है। ये जो भक्तमाल नाभादास आपके हैं उनका आपका है, यानी आपका जो आंसर आपका बनेगा सर जी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसीदास की कृति से ली गई है। तो सर जी ये ली गई है कवितावली से ली गई है, यानी कवितावली से आपको ली गई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है वो आपकी किसकी है। तो सर जी ये रचना आपकी केशवदास की है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा, आचार्य केशवदास है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया है प्रादेशिक बिल्कुल सही है सर, माधुर्य भी सही है, यहाँ पर व्याप्त भी सही है, प्रामाणिक होता है, यानी यहाँ पर मात्रा जो होती है वो बड़ा पाव होता है, यहाँ पर देखो वाड़ा पाव, यानी आप कहेंगे सर ये नहीं होगा, यानी छोटा पा नहीं होता, बड़ा पा होता है। क्वेश्चन दिया गया है सर जी संज्ञा का भेद आपका नहीं है, तो आप लोग जानते हैं संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, निजवाचक तो सर जी क्या होता है, ये तो आपका होता नहीं है, सर्वनाम में आ जाता है ना। ये जो आपको आता है वो आपके सर्वनाम में आपका आ जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अव्ययी भाव समास आपका नहीं है, तो हमने कहा जिसमें आपको उपसर्ग होता है वही अव्ययी होता है। यहाँ पर देखो यथार्थ दिया है, प्रति दिया गया है और प्रतिदिन दिया गया है। हमने कहा आय और बे दिया है, आपका द्वंद्व समास है। क्या है सर जी, ये आपका द्वंद्व समास आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। पानी शब्द हमेशा एक वचन में ही होता है, यानी आपसे अगर लिखा हो एक वचन और लिखा हो सदा एक वचन तो आपको जवाब सदा एक वचन देना है, ऑप्शन डी बनेगा। निम्न में से कौन शब्द है जो आपका विशेषण है सर जी। यहाँ पर विशेषण की बात किया है तो आप कहेंगे सर देखो आगरा है, घर है, लिखना है। यहाँ पर सर जी जो आपका चमकीला है वो सर जी आपका विशेषण है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, और स्वर संधि की बात करते हैं तो आपका दिया गया अन्वय। हमने कहा था सर जी या दिया गया हो या हुआ दिया गया हो, इसमें आपका आधा अक्षर दिया है, यानी आपका यण संधि आपका हो जाता है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में क्या होता है सर जी, स्वरों का मेल होता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ स्वर से समय लगता है प्लुत स्वर में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो जीव के भाग में अग्र स्वर होता है, मध्य भी होता है और पश्च भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर 73 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। विव्रत नहीं होता, ऑप्शन आपका डी बनेगा। हिंदी में कारक की विभक्तियों से कितने भेद आपके माने जाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 8 भेद मानते हैं, आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अपहरण में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, और अपहरण में क्या हो जाएगा, हरण, है ना, और आपके बच्चे का क्या, अप बच्चे का, यानी आपका डी हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी 76 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर अनुचर दिया गया है। अनुपमा पपमा कोई मतलब नहीं है। अनुधनंतर होगा, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर फर्स्ट के साथ ज्यादा बेस्ट आपका है। अंधंतर, यानी इसमें आपका जो निकलेगा तो आधा ना निकलेगा, इसमें छोटा ऊ है, तो आपका आंसर यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो सर जी अनुत्तर भी दिया है, अनुत्तर दिया गया है, तो अनधन उत्तर अगर इसमें तोड़ोगे तो देखो इसमें भी देख लो, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो निकलेगा अन निकलेगा, है ना, इसके बाद निकलेगा उत्तर निकलेगा, क्योंकि छोटा ऊ की जो मात्रा है वो चली जाएगी उत्तर के साथ, तो छोटा मुंह जो यहाँ चला जाएगा
तो ना बेचारा अलग हो जाएगा, और जब ना अकेला हो जाएगा तो हलंत लग जाएगी। इसलिए यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर अन आपका दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जब इसको तोड़ोगे तो आपको बनेगा अनुधन चर बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपको बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद पूछा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो सजी कितने होते हैं? यहाँ पर आपके 8 होते हैं। हमने कहा सर अर्थ के आधार पर है तो आ से अर्थ और आ से 8, है ना। यानी विधानवाचक, निर्देश, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, ये आपके होते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज मतलब जो सजीव पहले जन्मा है ना। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम अनुज हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? जब कुल सर्वनाम पूछे, प्रकार ना पूछे। अगर आपसे प्रकार पूछता है तो प्रकार आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन आपसे कुल पूछता है तो आपके बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 11 होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर ये अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास क्या होता है सर? ये अनु में आपका निकलेगा उपसर्ग, उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास। सर जी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है 81 नंबर में, तो आप कहेंगे सर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बता सकते हैं? कर्म के आधार बताना है आपको सर जी, कर्म के आधार पर बताना है। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, यानी आप कहेंगे सर 2 आपके हो जाएंगे, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विभावानुभाव संचारी संयोग दृढ़ निष्पत्ति को जो प्रतिपादित किया है वो सजी किसने किया है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर सजी 82 नंबर दिया है। और 82 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बी हो जाएगा, भरत मुनि ने, है ना। भरत मुनि ने दिया था, ऑप्शन आपका बनेगा बी हो जाएगा। कि कौन सा पद है जो विकृत नहीं होता है? कौन सा पद है जो सजी विकृत नहीं होता है? हाँ बिल्कुल सही है, विकृत नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए जिसका विकार नहीं होता है वो आपका अव्यय होता है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आपका है? और तद्भव शब्द दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपसे दिया गया है तो आपका आंसर में से क्या है? यहाँ पर 84 नंबर है, तो 84 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका अमी दिया गया है, याद रखना है अमी दिया है ना, अमी जो दिया गया है अमी, ये जो आपका दिया है वो आपका तद्भव है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। इसका तत्सम जो आपको बनता है वो आपका अमृत बनता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? यानी बिना परिवर्तन के अगर आ रहे हैं, बिना परिवर्तन के आ रहे हैं तो ये तत्सम होते हैं, और परिवर्तित होकर आते हैं तो आपके क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, और मध्य में होते हैं तो आपके अर्ध तत्सम होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग है? सोमवार, दया, निधि और रक्षा दिया है। सर जी 86 की बात करते हैं तो सोमवार, है ना, सोमवार। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपको फर्स्ट हो जाएगा। कौन शब्द है जो असुर का पर्यायवाची आपका नहीं है? असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर में देखिए आपसे कह रहा है असुर का पर्यायवाची नहीं, या तो धान दिया गया है, सुरार दिया है, तमीर चर दिया है, धूम्रकेत दिया है 87 नंबर में, धूम्रकेत। तो हमने कहा सर जी धूम्रकेत जो आपका होता है वो आग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या होती है? तो सही संख्या आपकी होती है 8 होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। राम आम खाता है, इस वाक्य में वाच्य आपसे पूछा गया है, यानी देखा जाए तो सर जी आपका जो जवाब दिया गया है 89 नंबर में, तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 89 का जो ऑप्शन दिया गया है वो सर जी राम आम खाता है ना, फोकस राम पर हुआ है, तो आप कहेंगे सर कृतवाच्य हो जाएगा। कर सर जी कौन शब्द आपका है जो पुल्लिंग दिया गया है? और अगर बात कर लेते हैं सर जी पुल्लिंग दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 90 नंबर में। हमने कहा मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडली कैसी है, न्याय कैसा है, तो देखिए कैसा से आंसर आ गया, यानी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यानी जो सर जी आपका कार्य है ना, वो कार्य पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है काल होता है, यानी काल मतलब समय होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? यहाँ पर अंकुरब को खड़ी बोली में सर जी जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? चलिए हाँ, अंकुरम को कहते हैं अंकुरित होना, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य के सही मुहावरा बताना है। युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए, यानी जब युवक क्या हो जाए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, है ना, कुछ कमाने अमाने लगे तभी करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है शिल्प, है ना, कह रहा है शिल्पगत दोहे का उल्टा इनमें से क्या होता है। तो सर जी यहाँ पर देख सकते हैं शिल्पगत दोहे का जो उल्टा होता है इनमें से क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपकी गद्यांश में इसकी भी किया होगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, हमने कहा शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है, तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है, यानी सर जी 95 नंबर दिया है और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अलंकारों के आधार पर हम बात करते हैं, तो कह रहे हैं अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, देखो उत्पन्न नहीं है, वृद्धि हमने कल भी बताया था कि आपको वृद्धि करना अलग होती है लेकिन उत्पन्न करना नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको सी देना है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो जाए वो सजी कौन सा अलंकार हो जाता है, यानी देखा जाए तो सजी यह होता है अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में हो जाता है वो आपका अर्थ अलंकार होता है, बी हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर भ्रम को दूर करना, ऑप्शन ए बनेगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो आग लगने पर जो कुआं खोदोगे तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चलिए यहाँ पर देना है कि सर जी पृथ्वीराज रासो जो आपकी है वो किस कवि की रचना है। तो आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर जी सी हो जाएगा, चंद्रबरदाई आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हमने कहा है जैसे दलपत विजय कुमार रासो, नरपति नाल बीसर देव रासो, जगनिक परमाल रासो, नहल सिंह आपके विजयपाल रासो, सार्ड गंडधर जो आपके हमीर रासो। तो जी तुलसीदास का जन्म पूछा गया, तुलसीदास का जन्म जो आपका हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो राजापुर ग्राम में हुआ था। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर जीवन परिचय दिया है ऐप में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध की बात करते हैं तो आपकी जयद्रथ वध जो आपकी है वो आपकी मैथिली क्षणगुप्त की है। बाकी मैथिली क्षणगुप्त की ढेर सारी आपने रचना पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान इनमें से कौन सा है। तो त्रिपाठी निराला के बारे में हमने आपको एक एक पॉइंट आपको बताया है ना। अगर आपने छायावाद नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बाकी ऐप में पीडीएफ में लॉक नहीं लगा हुआ है छायावाद वाला, तो उसमें देख लीजिएगा। तो सर जी मूल स्थान पूछा गया निराला, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर निराला का मूल स्थान आपका इलाहाबाद से संबंधित आपका है, यानी आपका आंसर आपका जो हो जाएगा सर जी बी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलयालम के लिए याद रखना, मलयालम के लिए किया गया था सर जी 1995 में, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिलजुल मन 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिया गया था, याद रखना है 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनमें से कौन सी रचना है जो राग्य राघव की आपकी नहीं है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। राग्य राघव की नहीं है, हमने कहा सर जी अधूरी मूरत है, देवदासी है, साम्राज्य का वैभव दिया है, जीवन के पहलू नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या बनेगा, बी हो जाएगा, जीवन के पहलू नहीं है, है ना। ये आपके अमृत राय की है, किसकी है सर जी, तो आपके अमृत राय की है, याद रखना अमृत राय की है। क्वेश्चन देखो दिया गया है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच जो आपका उपन्यास है ये जो आपके है राजी सेठ की है, किसकी है, राजी सेठ आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। बाकी हमने कहा है कृष्णा सोबती से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। कृष्ण सोबती में मित्रों मरजानी, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे में। वहीं पर अमृता प्रीतम की बात करते हैं तो पिंजरे, है ना, कोरे कागज, सागर और सीपियां ये मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गबन किस रचनाकार की रचना है। गबन किसकी है, तो आप कहेंगे गबन, है ना, ये सजी आपके मुंशी प्रेमचंद की है ना। इनके उपन्यासों में ढेर सारे उपन्यास आते हैं। यहाँ पर सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, कर भूमि, मंगलसूत्र इनका अधूरा है। क्वेश्चन आपसे अगला है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी आपसे दिया है, अंधेर नगरी की आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग भारतेंदु पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार पूछा गया है। तो ठिठुरता हुआ जो आपका दिया गया है वो व्यंगकार हरिशंकर परसाई है। क्या ऐसा जी, हरिशंकर परसाई हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, है ना, मुंडन, ये आपकी हो जाएंगी। क्वेश्चन दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
ये जो आपका है वो रेखा चित्र है। अगर आपने रेखा चित्र नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। रेखा चित्र से जितने भी पीवाई की क्वेश्चन आपके हैं, है ना, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, प्रवक्ता, है ना, ये सब आपके जो है उसकी पीवाई की क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ऊपर ही जाइएगा, देख लीजिएगा। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी आपकी नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी पत्रिका है आनंद कादम्बनी, है ना, आनंद कादम्बनी जो आपकी है ये सजी आपकी मिर्जापुर से होती थी। कहां से? तो आपकी मिर्जापुर से, मिर्जापुर नहीं है, मिर्जापुर, मिर्चा लिख रहा है बार बार, मिर्जापुर याद रखना है। ये मिर्जापुर से आपकी प्रकाशित होती थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसकी है? तो आपकी प्रेमघन की है। बाकी हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, कई वचन सुधा भी है, बाला बोधनी भी है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है आर्य भाषा के संस्थापक यानी महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था, और ये जो ग्रंथ है वो आपकी हिंदी भाषा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाया था? यहाँ पर देखा जाए 19वीं सदी की बात किया है तो 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली दिया है, और खड़ी बोली दिया है तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है? तो 19वीं सदी में आपका दिया है सदल मिश्र दिया, और यहाँ पर आपके अमीर खुसरो दिया है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको जवाब देना है भैया, जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने के दिया है, चाहे तो हम तुरंत लगा ही दिए थे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चलो, वेरी गुड। देखो 19वीं सदी दिया गया है, हमने कहा अमीर खुसरो तो वो पहले के थे ना, ये 1200 कुछ 53 में शायद इनका जन्म में कुछ हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी इसका सदल मिश्र आपका हो जाएगा। 19वीं सदी में हरिश्चंद्र जो आपके आए थे वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, है ना। हरिश्चंद्र ऑप्शन में है भी नहीं है, तो हमने कहा सजी 19वीं सदी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी भी आपके रहे हैं, है ना। नास्केत उपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना किया था सदल मिश्र ने। क्वेश्चन दिया गया है 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। 8वां सर्ग जो नाटक है ये सजी देखा जाए तो सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? तो आपके सुरेंद्र वर्मा का है, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। ये सजी जो आपका है वो सुरेंद्र वर्मा का है, सुरेंद्र वर्मा का है, पढ़ाया जा चुका है 8वां सर्ग। और ये सजी आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर ये नाटक है, या ऐसा जी ये नाटक है, याद रखना है, नाटक हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो अगला दिया गया है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है परीक्षा गुरु है, यानी लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो आपका उपन्यास था परीक्षा गुरु, ये आपका है, जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा। उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा, आप कहेंगे सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियां इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन दिया गया है कि भोला राम का जीव किस विधा की रेखा चित्र है? भोला राम का जीव ये किस विधा का रेखा चित्र पूछा गया? भोला, है ना, भोला राम का जीव। हाँ, भोला राम का जीव जो आपका दिया है ये व्यंग निबंध है। क्या है सर? ये व्यंग निबंध है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। जो व्यंग ना बोलकर हम लोग निबंध, जब आपका है व्यंग में तो बहुत कुछ आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग जब निबंध है तो निबंध आपको लगाना है। अगर आपको अलग अलग दिया होता व्यंग निबंध तो आप लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका निबंध हो जाएगा, यानी ये व्यंग्यात्मक निबंध है। और रचना जो आपके हरिशंकर परसाई है। किस कौन है? तो आप कहेंगे सर हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, परिसाई, हरिशंकर परिसाई हो जाएंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित आपकी है। यानी देखा जाए तो सर जी जलती हुई जो नदी है, जलती हुई नदी, इनका तीसरा भाग है। ये जो आपका है इनका तीसरा भाग है, याद रखना इनका ये तीसरा भाग आपका है। तो आत्मकथा अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कमलेश्वर की है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बचता है गद्यांश, 2 क्वेश्चन आपकी गद्यांश हम इसको छोड़ दे रहे हैं, है ना। बाकी बेहतर तरीके से आपने टेस्ट पेपर को सोल्व किया। हमने कहा डेली अगर आप मेहनत करते रहेंगे सफलता आपके पास होगी। और हमने कहा भी है कि मैराथन क्लास जो हमने दिया है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक थ्योरी की भी दिया था, है ना, पीवाई की क्वेश्चन की आपकी हो गई, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो एक आपकी थ्योरी जो हमने आपको पीवाईकी के साथ सोल्व करवाया है ना, अलग अलग टुकड़ों में, उनको एक करके मर्ज करके एक और भी आपकी थ्योरी की जो आपकी टाइपिंग के माध्यम से थी, है ना, उसको भी हम आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने कहा भी है कि देखो यूट्यूब में आप लोग पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन 99 रुपए आप लोगों के लिए
आपकी कब खर्चा हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोग ऐप में जुड़ जाते हैं, यहाँ पर पूरे 1 साल तक पढ़ते रहेंगे, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमको अभी इसका कोर्स लेना है, बीपीएससी 4.0 को लेना है, या यूपी में कोई भर्ती अगर आपकी आ जाती है 6 to 8 आ जाती है, 8 to 12 आ जाती है ना, या यूपी जो टीजीटी पीजीटी की कोई नई भर्ती आती है, तो आपको कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, यहीं से सब कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो जो हमने पढ़ा दिया, थ्योरी तो आपने देख लिया है, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हमारी थ्योरी है। बाकी जो सिलेबस आपका है, क्योंकि सिलेबस लगभग आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस वही होगा, केवीएस में थोड़ा टाइट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ये सब पीवाई की क्वेश्चन है ना। पीवाई की क्वेश्चन के बाद जो हमने आपको थ्योरी कराया है, और ये थ्योरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी है ना, जितने लोग यहाँ पर कोर्स लिए भी हैं। तो जो प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हमारी अलग से 7 पार्ट है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये जो हमने टाइप किया है, मेहनत किया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और यही क्वेश्चन से ही, यानी ये जो क्वेश्चन हमने टाइप किया है, क्वेश्चन तो पीवाई की है, लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण नोट्स दिए हैं ना, उनको पढ़ना अनिवार्य है, याद रखना है। तो अगर आप लोग अभी तक ऐप में नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम 1 तारीख को जो कोर्स है ना, वो अनपब्लिश कर देंगे, ताकि आप लोग कोर्स ना ले पाए। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम के दिन कोर्स लोगे और कहोगे सर जी हमको कुछ मिला ही नहीं पढ़ने को, तो फिर कैसे काम बनेगा। एक दिन में तो आप पढ़ नहीं सकते हो। हमने कहा अदर कोई कोर्स होता है, वीडियो लेक्चर होता है, तो उसको पढ़ने के लिए 15 दिन समय देना पड़ेगा। हमारा जो आपका कोर्स है वो कोर्स पीडीएफ फॉर्मेट में है। अब आप बताइए एक पीडीएफ को पढ़ने में कितनी देर समय लगेगा, फटाफट आप लोग सोल्व करते चले जाएंगे, है ना, फटाफट आप सोल्व करते चले जाएंगे। और इसके बाद इसमें जो आपकी थ्योरी है वो भी आप पढ़ते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी हमने यहाँ पर लिया है, ढेर सारे तो आपको लिया नहीं, जितना जरूरी है उतना आपको लिया गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो कम से कम 5 दिन आपको पहले से हम आपको ऐप में सलाह देते हैं, कोर्स मत लीजिएगा। बाकी 5 दिन पहले अगर आप हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है कि हम 5 दिन में पढ़ सकते हैं, तो आप जरूर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी नोट्स आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अभी देखिए यूपी पुलिस का भी है ना, जो गार्ड है उसका भी टेस्ट सीरीज आपकी उसमें आपको मिल जाएगी। हमारी जो आपकी नोट्स है ना, थ्योरी वाली है, ये आपको हमेशा काम करेगी। जो आपकी ये नोट्स है, ये आपकी हर एग्जाम में काम करेगी, छोटे मोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, है ना। ये जो आपकी नोट्स है वो बिल्कुल पूछे हुए आपके क्वेश्चन है। जो आपकी थ्योरी आपको टाइप की गई 7 पार्ट है, इसी प्रकार से बड़ी लंबी पीडीएफ आपको मिलेंगे, इस तरह की 7 पार्ट आपको मिलेंगे, है ना। और 7 पार्ट में सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जैसे पुरस्कार वगैरह है ना, जो आपके ब्याज सम्मान वगैरह, ये सब चीजें इसमें आपको मिलेंगे। और देखा जाए तो रचनाएं हो गई, आपकी पंक्तियां हो गई, है ना, वो सब चीजें आपकी हैं। तो आप लोग ऐप में जुड़कर अपना 99 रुपए आप लोग दे लीजिएगा, है ना, और अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।